What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली. तो आ गया हूं आप लोगों के सामने आज का लेक्चर लेकर जिसमें हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यूज, स्टैटिक पोर्शन, इसी के साथ में ओल्ड जो यूपीएससी क्वेश्चन है वो सब. काफी कुछ शानदार डिस्कशन हमारा रहने वाला है. मॉर्निंग में ही आप लोगों के लिए एक तरीके से पावर बूस्टर होता है. शाम तक अगर आप लोग अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में ही टाइम पे उठिए, अपने जो दिन है उसको अच्छे शेड्यूल कीजिए और उसके बाद में देखिए कितना एनर्जेटिक आप लोग फील करते हैं. तो इसीलिए एक पावर बूस्टर होता है मॉर्निंग में और ये आप लोगों के लिए ही बेसिकली लेक्चर चलाया गया है. तो अच्छे से इसको यूटिलाइज किया कीजिए और अगर किसी को उठाना चाहते हैं, अपने यार दोस्त रिश्तेदार को चाहते हैं उसकी लाइफ में भी थोड़ा चेंज हो, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं. उसको भी आप लोग यहाँ पर लेक्चर के साथ में लाकर जोड़ सकते हैं. तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. फर्स्ट टाइम अगर कोई लेक्चर देख रहा है तो उसको बता दूं 3 लेक्चर डेली आप लोगों को देखने को मिलते हैं. शाम को 8:30 बजे नैनो मैगजीन जिसमें पीआईबी कवर करते हैं. द हिंदू न्यूज़पेपर मॉर्निंग में देखने को मिलता है 7:30 बजे. यूपीएससी के एमसीक्यू जो होते हैं यहाँ पर ये आप लोगों को 4 बजे. और ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए ही फायदेमंद है. अगर आप लोग किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, तो जितने हाई लेवल पर जाकर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों को वो हमेशा एक अच्छे लेवल पर ले जाकर रख देगा और किसी भी एग्जाम को आप लोग क्लियर कर सकते हैं. तो इसीलिए अपने से जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर तैयारी करनी होती है अगर रियली आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं. तो इस तरीके से ये शानदार लेवल है जो कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. सबसे पहले आंसर है उस क्वेश्चन का जो मैंने आप लोगों से लास्ट में पूछा था जीआई टैग के बारे में. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं इसको. फेनी को जो दर्जा दिया गया था 2009 में ये दर्जा दिया गया था. गोवा के अंदर ये पाया जाता है नॉर्मली और एक मैन्युफैक्चर है यहाँ पर. फूड आर्टिकल में भी आप लोग इसको देखते हैं. ये एक तरीका बेवरेज है, यानी कि इससे जो निकाला जाता है इससे रस वगैरह वो बनाया जाता है और फिर पीने के लिए यूज किया जाता है. एक तरीके की लिखकर भी इसको बोला जाता है कई बार. तो ये गोवा से यहाँ पर रिलेट करती है. आज का जो आप लोग का जीआई टैग है ये है टंगलिया सोल है. यहाँ पर जाकर मैप में नहीं हारेगा, क्या सॉरी मैप में नहीं जाकर इसकी पिक्चर आप लोग नहीं हारिएगा. और ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने कौन से राज्य का है, कब रजिस्टर किया गया और किस टाइप की कैटेगरी में ये आता है. बाकी आगे बढ़ने से पहले 2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जिसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लास्ट वाली वीडियो में, पर लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में सही समझाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. यहां पर मैंने भी देखी, यहां पर इनकरेक्ट को नहीं देखा और आप लोगों को करेक्ट वाला आंसर बता दिया. करेक्ट आंसर देखेंगे तो यहां पर बी होगा. ये था यहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. तो देखिए यहां पर भी अगर आप लोग इस तरीके से गलती कर पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में तो पूरा प्रेशर रहता है. इसीलिए बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर जाइए, कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में. तो क्वेश्चन ये था कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया. पहली स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि अगर जिसको ये पेंशन मिल रही है, अगर पेंशन के ड्यूरेशन में वो इंसान मर जाता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, यानी कि मेल है चाहे फीमेल है, उसका जो स्पाउस है उसको उसकी 50% पेंशन मिलेगी. तो ये भी बिल्कुल सही है. और तीसरी जो यानी कि जो दूसरी स्टेटमेंट थी यहां पर 25,000 रुपए पर मंथ जिसकी सैलरी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 25 नहीं था, ये 15 था. क्वेश्चन क्या पूछा कि इनकरेक्ट के हिसाब से क्या हो गया आंसर हो गया सी, पर मैंने आप लोग करेक्ट बताया था आंसर ये था बी. ठीक है, तो इसलिए पता होते होते भी सारी चीजें क्वेश्चन गलत हो गया. इसको कहते हैं कि जिस तरीके से प्रैक्टिस कम होता है, या फिर कि मतलब कहने का ये कि प्रैक्टिस अगर ढंग से कर आप लोग एग्जाम में जाएंगे तब आप लोग कंफर्टेबल हो पाएंगे, वहां पे और ज्यादा प्रेशर होता है. ठीक है, तो ये देखिए एक तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने बी बताया, पर लेकिन इनकरेक्ट पूछा था सी हो गया. अगर करेक्ट पूछता तो आंसर सही है हमारा. ओके, तो इसको आप लोग सही कर लेना. और देखिए कहीं भी ऐसी गलती होती है तो जरूर बताया कमेंट बॉक्स में, ताकि उसको सही किया जा सके नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, और काफी अच्छा लगा आप लोगों ने इस तरीके से बताया. दूसरा क्वेश्चन ये था, ये ओनली पीडीएफ में मिसप्रिंट हुआ, यानी कि जो पीडीएफ थी बाकी मैंने आप लोगों को डिटेल में सही समझाया था. यहां पर बोला गया था नेशनल मेडिकल डिवाइस जो हमारी कंट्री में है, खासकर उससे रिलेटेड जो प्रमोशन काउंसिल है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है. तो नॉर्मली मेडिकल डिवाइस की बात की जा रही है तो टेक्नोलॉजी के अंडर में सोच सकते हैं, या फिर यहां पर हेल्थ की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं. पर लेकिन आंसर क्या है, आंसर यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ठीक है ना, तो इसके अंडर में आती है. तो आंसर यहां पर डी हो गया. तो ये एक तो ये मिसप्रिंट था और दूसरा मैंने गलत आंसर बता दिया, वहां पर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट की जगह करेक्ट वाला बता दिया. तो दोनों क्वेश्चन आप लोग ये सही कर लेना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी न्यूज में भी है रिसेंटली ये चीजें. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. रिवीजन भी हो गया आप लोगों का इस तरीके से, और ये नहीं भूलेंगे आप लोग एग्जाम में. अब गलती होने के देखिए ये फायदे होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप लोग नैनो मैगजीन बनाता हूं या कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से गलती होता है ना, इसका मतलब यह है कि अब एग्जाम में आप लोग उसको गलती नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये श्योरिटी है एक तरीके से आप लोगों के माइंड में लंबे समय तक वो क्वेश्चन रहने वाला है. इसलिए अगर गलत होता है तो उसको टेंशन में नहीं लेना है. गलत का मतलब यह है कि आप अब और अच्छे से उसको याद करना है आप लोगों को, यानी कि वो पोर्शन कवर था, अब अच्छे से आप लोग उसको याद रखेंगे, पॉजिटिव लेके चलना है चीजों को.
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। 2018 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में बोला जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो किस दो रीजन को कनेक्ट करते हैं, यानी कि चाइना के कौन से रीजन को पाकिस्तान के कौन से रीजन से कनेक्ट करते हैं, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए, पहले आप लोग अपना आंसर बताइए कीजिए, उसके बाद में आंसर दिया कीजिए। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर हो गया यहाँ पर इसका बी, क्योंकि चाइना के अंदर जो रीजन है ये कासगढ़ रीजन और यहाँ पर ये गवादर पोर्ट यहाँ पर इसको कवर करने वाला है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को। इसी के पास में ये ईरान हो गया, यहाँ पर चाबार पोर्ट इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, ये ईरान में इंडिया डेवलप कर रहा है चाबार पोर्ट, गवादर पोर्ट पाकिस्तान में चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। चाइना एक अल्टरनेटिव रूट चाहता है इंडियन ओशन में, जो कि यहां से होते हुए और ये खासकर पाक ऑक्युपाइड एरिया से होते हुए जाता है और यहां पर आकर इंडियन ओशन में जो आप लोगों को देखने को मिलता है अरेबियन सी वाले एशियन में, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। कई रीजन की वजह से ये न्यूज में रहता है, क्योंकि जो चाइना है इसको और लार्ज स्केल पर एग्रेसिवली आगे लेकर चल रहा है, इसी के साथ में कई सारी और कंट्री की बात की जाती है इसको ज्वाइन करने के लिए। और रिसेंटली अभी ये खासकर अगर बात करें यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है उसके द्वारा भी यहाँ पर इसका पार्ट बनने की बात की गई थी। तो इस तरीके के मुद्दे से कई बार न्यूज में है, तो फ्यूचर में फिर से इसको रिपीट किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था जो कि पीटर्सबर्ग में, जो इंसिडेंट महात्मा गांधी जी से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, तो उसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर इंसिडेंट की, जो कि पीटर्सबर्ग में जो इंसिडेंट हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में, आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहले तो आप लोगों को इसकी डेट भी कई बार पूछी जाती है, तो डेट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यह है 7 जून 1893। 7 जून 1893 में महात्मा गांधी जी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर, पर लेकिन इनको यहाँ पर एक तरीके से ट्रेन से उतारकर फेंक दिया गया था, क्योंकि ये ब्राउन थे या फिर ब्लैक बोल दिया जाता था, ब्राउन बोला जा रहा है नॉर्मली। तो यहाँ पर एक जो ट्रेन से उठाकर फेंका गया ये बोला जाता है ये व्हाइट के लिए है, ओनली फर्स्ट क्लास, यहाँ पर आप जैसे लोग ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। उस टाइम पर इनके पास में टिकट भी था, फिर भी इनको उठाकर बाहर फेंका गया। तो देखिए ये कंडीशन थी। तो उस टाइम पर जो इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें इनको देखने को मिली कि हाँ सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, तो ये इन्होंने सोचा कि इसको कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से टैकल करना है। तो जो इनके अंदर की चीजें थी उसको इन्होंने डेवलप किया अपने प्रिंसिपल, खासकर कैसे पीसफुली रेजिस्टेंस करना है चीजों को, अगर ऐसी हरकतें सोसाइटी में होनी है वहां से आप लोग बोलते हैं, यानी कि जो सत्याग्रह की जो नींव होती है वो वहां से पढ़नी स्टार्ट हो गई थी। इंडिया में आकर तो इन्होंने इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में आकर चंपारण सत्याग्रह और भी कई सारे मूवमेंट चलाए गए। तो ये सीधा पर्पज ये था कि एक तरीके से जो ये ऑलरेडी झेल चुके थे उसका इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका बी। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक बार लोकेशन आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रखिए। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर आप लोग आएंगे साउथ अफ्रीका के अंदर यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो ये है वहां पर ये लोकेशन जो आप लोगों को एग्जैक्ट नजर आ रही है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारी कंट्री पर जो 26 जनवरी की जो परेड थी उसमें साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामपोसा उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो इसलिए भी हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है। नेल्सन मंडेला जी जो कि गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, उनसे रिलेटेड भी कनेक्टेड है, तो इसलिए भी यहां पर ये बातें पूछी जा सकती है, वो भी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं उसके बारे में आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन है। तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। बोला जा रहा है देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर, तो क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो सीट है वो रीजनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहले आप लोगों को ये बता दो, टोटल 15 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। टोटल 15 मेंबर में से जो 5 मेंबर है वो यहां पर आप लोगों को परमानेंट मेंबर है, जो कि फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया और चाइना हो गया। 5 परमानेंट मेंबर होंगे, इसके साथ में नॉन परमानेंट मेंबर 10 हो गए। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो रीजनल बेसिस पे रहता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आइए इसका आंसर डिटेल में जानते हैं। रीजनल बेसिस पर 10 जो सीट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, 5 जो सीट है वो अफ्रीका और एशियन कंट्री के लिए है, 1 सीट यहां पर ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के लिए, 2 सीटें यहां पर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री के लिए, और 2 सीटें यहां पर वेस्ट यूरोपियन और अदर कंट्रीज के लिए। तो इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है। खासकर उस टाइम पर दबदबा जो था वो यूरोपियन यूनियन का था, इसलिए काफी कुछ यहां पर फोकस किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो यहां पर इसके बारे में आइडिया रखेगा। परमानेंट 5 मेंबर है, नॉन परमानेंट 10 मेंबर है। जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनमें से 5 नॉन परमानेंट मेंबर 4 ये यहां पर 2 ईयर के लिए यहां पर टर्म के लिए चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। न्यूज में क्यों था? क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया को लेकर ये अभी न्यूज में था, जिसके तहत यहां पर इंडोनेशिया ने सीट जीती मलेशिया को हराकर 46 सीट से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, इस तरीके से आंसर हो गया सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है।
ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। पहला ये पूछा जा सकता है G7 कंट्री कौन कौन सी है, G8 कंट्री कौन सी है, उसमें से कौन से को एक बाहर निकाला गया जिसकी वजह से G7 रह गई। कौन सी G7 कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया गया, वो ओनली एक लौती कंट्री है अभी। तो तमाम मुद्दों की वजह से ये यहाँ पर अभी ग्रुप न्यूज में है। G8 ब्लॉक समटाइम न्यूज में जो दिखता है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी कंट्री उसके अंदर नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात की जा रही है G7 के बारे में। तो कनाडा, फ्रांस, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान और इटली, टोटल मिलाकर ये G7 है। रसिया भी इसका पार्ट हुआ करता था पहले, पर लेकिन उसको बाहर निकाल दिया गया। रीजन था कि उसने यूक्रेन का क्रीमिया वाला जो पोर्शन है वो उसने हथिया लिया। इसकी वजह से यहां पर उसको सस्पेंड कर दिया गया एज ए मेंबर के तौर पर। G7 कंट्री में आज के दिन में ये 7 कंट्री यहां पर बच गए हैं। बाकी यूरोपियन जो यूनियन है वो भी एज ए नॉन इनोमिनेटेड मेंबर के तौर पर यहां पर टाइम पर जो पार्टिसिपेट वो करता ही रहता है। वो तो आप लोगों को पता ही है। यूरोपियन यूनियन एक अलग ही तरीके का पूरा ग्रुप है जो कि काफी पावरफुल ग्रुप नॉर्मली माना जाता है। तो इसमें से स्पेन नहीं है यहां पर, बाकी तीनों यहां पर पार्ट हैं। तो आंसर इस तरीके से सी हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट रिजर्व कहां पर है यूरेनियम का, ये आप लोगों को बताना है। अगर सोलर एनर्जी के बाद में आप लोग एक ऐसी एनर्जी चाहते हैं जो कि पोल्यूशन फ्री हो, तो यहां पर ये न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने की बात करते हैं। यूपीएससी 2018 में प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से राज्य में हमारी कंट्री में लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्वर है। तो ये आप लोगों को बताना है छत्तीसगढ़, आसाम, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड। तो कौन सा है यहाँ पर आंसर। तो आइए नजर डाल लेते हैं टॉप 5 राज्य हमारी कंट्री में कौन से हैं। सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर झारखंड और फिर हो गया मेघालय। तो ये राज्य आप लोगों को पता रखना है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को रिजर्वायर देखने को मिलेगा। ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हमारी कंट्री में भी ये न्यूज में था क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें सोयल में यूरेनियम कंटेंट की वैल्यू काफी ज्यादा पाई गई है। तो इस वजह से यहाँ पर यूरेनियम से इनडायरेक्ट वे में ऐसा क्वेश्चन कोई आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्लेसेस है वहां पर जहां पर ड्रिंकिंग वाटर में भी यूरेनियम पाया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये खतरनाक भी है, पर लेकिन अगर यहाँ पर अलग तरीके से है तो कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है उसके इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज्यादा और फिर दूसरे नंबर पर है तेलंगाना। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का पार्ट थे 2014 में ही अलग हुए हैं, तो इसलिए भी आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई भी बात होगी आंध्र प्रदेश से तो नॉर्मली तेलंगाना में देखने को मिल ही जाती है। आगे बढ़ता हूं। ये एक बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन यहाँ पर जो अभी रिसेंटली न्यूज में था वो किसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही थी कि टू स्टेट सॉल्यूशन की थ्योरी निकाल कर आओ, यानी कि दोनों को यहाँ पर स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए। तो किसका सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही थी। तो आंसर है चाइना, इजराइल, इराक या फिर यमन। तो यह है इजराइल। इजराइल में पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में जो रस्साकशी चल रही है, हमेशा यह सॉल्यूशन बोला जाता है कि 2 राज्य यहां पर बना देने चाहिए, एक तो पैलेस्तीन के लिए और दूसरा यहां पर इजराइल के लिए, जो इजराइल में जो लोग रहते हैं। और इसको टू स्टेट थ्योरी के तहत दोनों का रिकॉग्निशन यहां पर दे देना चाहिए। तो ये काफी न्यूज में है इसकी वजह से। तो आंसर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री में, खासकर आधार कार्ड नहीं सॉरी भीम ऐप के बारे में। भीम ऐप की जो बात की जा रही है, ये एक तरीका ऐप है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए आराम से अपने पैसे को। तो इसके अंदर अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। भीम ऐप अलाउ करता है यूजर को ट्रांसफर करने के लिए मनी किसी को भी, अगर वो यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट के साथ में आप लोगों ने उसको कनेक्ट कर रखा है, तो आसानी से आप लोग वहीं से ही पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के अकाउंट में। क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि जो डेबिट कार्ड होता है आप लोग, एटीएम कार्ड जो आप लोग रखते हैं, 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहां पर जरूरत होती है और यहां पर आधार कार्ड में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है 1, 2 या फिर बोथ या फिर नाइदर। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट सही है। यूपीआई अगर आप लोग बैंक के साथ में कनेक्ट कर देते हैं यहां पर इसको, तो आसानी से आप लोग भीम ऐप से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में। और यहां पर अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक वर्चुअल आईडी क्रिएट की जाती है, इसलिए भी यहां पर आपकी जो एक तरीके से प्राइवेसी है उसको सिक्योर रखा जाता है। इसी के साथ में जो बोला जा रहा है यहां पर ये 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो यहां पर ये गलत है। भीम ऐप के अंदर यहां पर 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जबकि यहां पर पिन जो यहां पर डेबिट कार्ड है उसके अंदर कोई ऐसा फंडा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आंसर हो गया यहां पर ए। ठीक है, तो यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ये आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। एनुअली किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, यह है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, WTO या फिर UNCTAD। तो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है।
तो आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो गया यहाँ पर डी, यानी कि UNCTAD। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। जो यहाँ पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है यहाँ पर ये पब्लिश की जाती है UNCTAD के द्वारा, और ये 1991 से पब्लिश यहाँ पर की जा रही है। सीधा सीधा बताता है कि कैसे FDI का फ्लो, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, उसके बारे में ये आइडिया देता है। अगर हमारी कंट्री में आप लोग देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1990 से लेकर अब तक का काफी लार्ज स्केल पर ये बढ़ा है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन ऐसे नहीं इनफ्लो होता है, आउटफ्लो भी काफी लार्ज स्केल पर हो जाता है। अगर इकोनॉमी ढंग से काम नहीं कर रही है तो आउटफ्लो भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। तो ये जो डेटा है इसमें अभी रिसेंटली आप लोग देखते हैं ये 2017 का डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि अब आगे 18 का डेटा आएगा और फिर आगे जब यहाँ पर ईयर कंप्लीट होता है उससे पता लगाते हैं कि कितना यहाँ पर किस कंट्री में कितना FDI इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री का डेटा है यहाँ पर, तो ये UNCTAD के द्वारा पब्लिश की जाती है रिपोर्ट। अच्छा चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं यहाँ पर, UNCTAD की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, कम से कम इतना जाकर सर्च कीजिएगा, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 की जब बात करें हम लोग, इसके द्वारा रिप्लेस किया गया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि FSSAI, ये अंडर चार्ज है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, किसके अंडर आते हैं? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो सबसे पहला बोला गया यहाँ पर ए, यानी कि एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई सा भी सही नहीं है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2016 के द्वारा रिप्लेस किया गया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, यानी कि जो मिलावट होती है खाने के अंदर उसको कैसे रोकना है, ये एक्ट था। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड की बात की जा रही है और एक सेफ्टी की बात की जा रही है। पर लेकिन जब बात करते हैं अंडर डिपार्टमेंट की, तो ये यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस, ऐसा कोई यहां पर डिपार्टमेंट जिसके अंदर में ये नहीं आती है, यानी कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर में नहीं आती है। डायरेक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है यहाँ पर इंडिया, ये डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है, कोई इंटरमीडिएटरी डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इतने डीपली भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया ए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन हमारा। इस लेक्चर की PDF आप लोग जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इसके साथ में टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। लेक्चर अगर पसंद आता है तो शेयर करना मत भूला कीजिए, ताकि और ज्यादा बच्चों को यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। और जो आप लोगों का जो जोश रहना चाहिए वो हाई रहना चाहिए। अगर मॉर्निंग में हाई नहीं रहेगा तो शाम तक कैसे चला पाओगे काम को। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का, उसको भी सुनते रहिए और अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन देते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।